अगर आप नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं सबके लिए नई नई कहानियाँ लाती रहूं। साहब, वह घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उसे घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। रमेश का पिछला हफ्ता ही मालगांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वह घर खरीद लिया। वहां अपनी बीवी और 2 बच्चे के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। रमेश का 9 साल का बेटा तुषार और 8 साल की बेटी मानसी पीछे की सीट पर बैठे थे कि बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद मानसी ने कविता से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होते हैं? रमेश की बीवी कविता भी उन्हें बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। कविता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत वूत नहीं होते हैं। अंकल तो कहानी सुना रहे थे ना मम्मी? रमेश ने फिर एक बार ड्राइवर से कहा। सब कहानियां बनाना बंद करो, मेरे बच्चे डर जाते हैं। साहब, मैंने जो बातें सुनी थीं वह आपको बता दी। अब आगे आपकी मर्जी। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने लगा था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। रमेश ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? ड्राइवर ने जवाब दिया, बस पहुंच गए साहब। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। रमेश ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। रमेश ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्स से पहले ही क्यों रोक दी? अभी थोड़ी और आगे चलो। ड्राइवर ने रमेश से कहा, साहब, आप मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए। शाम के समय कोई भी यहां नहीं आता। रमेश ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उसके दोनों बैग छत से उतार दिया और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। रमेश और कविता दोनों ने एक एक बैग उठा लिया, फिर दोनों अपने नए घर और बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी ना जाने कहां से उसके पास एक बूढ़ी औरत आ गई थी। हाथ में लाठी लिए थी, उसके बाल उलझे से थे, चेहरे पर काफी झुर्रियां पड़ी हुई थी। लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बेटा? रमेश ने उसे बताया। हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसी ही बात सुनी, वह जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वह किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जो कोई भी आता है वह यहाँ से जिंदा वापस लौटकर नहीं जाता। तुम सब मरोखे यहाँ से लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहां आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल यहां से, भाग। कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बूढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है। आप घर में चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरिया से बने गट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राम सिंह ही उस घर की देखभाल रखता था और वहां मालिक का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था। धूप और पते से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले और फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही फर से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिया और उनसे कहा, साहब, आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का इंतजाम करता हूं। राम सिंह चला गया
उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपना कमरा भी साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे आ गए। रामसिंह ने सबको खाना परोसा। रमेश ने रामसिंह से कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। रमेश ने रामसिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो रामसिंह ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? जब वे खाना खा चुके तो रामसिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। रमेश ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। रमेश ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? राम सिंह ने उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने रमेश से कहा, साहब आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश मत करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहां से चला गया। रमेश वे इधर उधर देखा पर मानसी उनके बीच नहीं थी। रमेश ने घबराकर कविता से पूछा, कविता कहाँ गई है मानसी? अभी तो यही थी। रमेश और कविता मानसी को चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन मानसी उन्हें कहीं नहीं मिली। वो दोनों आवाज लगाने लगे, मानसी मानसी कहाँ हो तुम? उधर कविता का दिल धड़कने लगा था। उसके मन में एक अनजान सा डर बैठ गया। उसे लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी को कुछ हो गया हो। आखिरकार वह गई तो कहाँ गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से रमेश उसको डांटने भी लगा। तुम ध्यान नहीं रख सकती थी। उसका क्या? तुमने उसकी परवाह ही नहीं की, तभी वह नहीं मिल रही है। एक तो कविता पहले से ही परेशान थी, ऊपर से रमेश की इन बातों से और परेशान हो गई। वह रोने लगी। आप रमेश चुप हो गया। उसने कविता को सॉरी बोला, वह भी चुप हो गई। दोनों फिर से मिलकर मानसी को ढूंढने लगे। अचानक उन्हें अपने कमरे में रखी अलमारी से किसी के रोने की आवाज आने लगी। रमेश और कविता उसके पास धीरे धीरे गए। रमेश ने दरवाजा खोला तो देखा कि मानसी उस अलमारी में बैठी थी और वह रो रही थी। रमेश ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, क्या हुआ बेटी, तुम अलमारी में कैसे पहुंची? मानसी कुछ नहीं बोली। वह बहुत घबराई हुई थी। रमेश और कविता भी काफी घबरा गए थे। उन्होंने मानसी से ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए वे मानसी और तुषार को सुलाने के लिए कमरे में ले गए। दरअसल उस घर में सबका अपना अपना एक कमरा था, लेकिन अभी उन्होंने सफाई नहीं की थी, इसलिए वह सभी एक ही कमरे में सोने वाले थे। जब महल थोड़ा शांत हुआ तो सभी लोग बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। मानसी और तुषार को तो तुरंत ही नींद आ गई। रमेश भी थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन कविता अभी भी जाग रही थी। उसे अभी अभी नींद आई थी कि अचानक उसे किसी छोटे बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। कविता ने उठकर मानसी और तुषार को देखा। वह दोनों तो सो रहे थे। वह बेड से नीचे उतरी। पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए उसने अपनी टेबल लैंप जलाई और देखा कमरे में तो कोई नहीं था। उसे डर लगने लगा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च उठाई और कमरे का दरवाजा खोला। उसने सोचा कि कमरे के बाहर कोई होगा, लेकिन कमरे के बाहर कोई नहीं था। अब उसे बहुत आश्चर्य लगने लगा। उसके साथ ही साथ उसका डर भी बढ़ता गया। जब कोई आसपास है ही नहीं तो फिर रोने की आवाज किसकी आ रही है? उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसने सुना कि उस बच्चों की रोने की आवाज पास के बंद कमरे से आ रही थी। कविता ने उस कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला और जैसे ही उसके अंदर जाकर देखा तो एक डरावनी औरत उसके ऊपर झपट पड़ी। उस औरत का आधा चेहरा जला था और वह एक हाथ में चाकू पड़े हुई थी। वह औरत उसे चाकू मारने वाली थी कि वह जोर से चीखी और तभी कविता की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। रमेश भी जाग गया। रमेश ने कविता से पूछा, क्या हुआ? कविता ने कहा, कुछ नहीं, बस एक पूरा सपना था। कविता काफी घबराई हुई थी। रमेश ने कविता से कहा, सो जाओ, हमें सुबह पूरा घर साफ करना है। रमेश ने कविता को सुला दिया और फिर खुद सो गया।
अगली सुबह किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उनकी नींद खुली। मालिक उठिए, सुबह हो गई, घर भी साफ करना है आपको। रामसिंह नीचे से चिल्ला रहा था। रमेश और कविता उठे। उन्होंने बच्चों को भी जगा दिया। कविता ने रमेश को अपने सपने के बारे में बताया तो रमेश ने उसे कहा, तुम्हें टेंशन के कारण वह सपना आया होगा। तुम चिंता मत करो, वहां बस एक सपना ही था ना। रमेश और कविता नीचे गई। रमेश को ड्यूटी पर जाना था, इसलिए कविता ने जल्दी से नाश्ता बना लिया। दोपहर के लिए टिफिन बैग दिया। रमेश ड्यूटी पर चला गया। कविता ने मानसी और तुषार को नाश्ता कराया और खुद नाश्ता करके घर साफ करने में लग गई। घर को साफ करते समय कविता को एक तस्वीर मिली जिसमें एक औरत अपने बच्चों को गोद में ली हुई थी। कविता ने उस तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे पोंछकर फिर से वहां पर रख दिया। मानसी को बहुत तेज बुखार था, इसलिए कविता ने मानसी को बुखार की गोली खिला दी। सुबह रामसिंह के साथ एक छोटा बच्चा भी आया था। वह बच्चा लगभग 2 साल का होगा। रामसिंह भी घर की साफ सफाई करने में उनकी मदद करने लगा। वह बच्चा इधर उधर खेलने लगा। सफाई करते समय कविता को पता लगा कि उनके घर के नीचे ताल खाना भी है जिस पर ताला लगा हुआ था। कविता ने उसे नजरअंदाज करते हुए दूसरी जगह सफाई करने लगी। पूरा दिन उसका सफाई करते ही निकल गया। शाम को रमेश घर आया तो कविता ने सारी घर की सफाई कर दी थी। सभी लोग ने मिलकर शाम का खाना खाया और रामसिंह ने रमेश से कहा, साहब अब मैं कल आऊंगा। रामसिंह वहां से चला गया। खाना खाकर कविता ने बच्चों को दूसरे कमरे में लेटा दिया और जब बच्चों को नींद आ गई तो वह भी अपने कमरे में आ गई। रमेश पहले से ही कमरे में था। कविता जैसे ही कमरे में घुसी उसे फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उसने जल्दी से रमेश को वह आवाज सुनाने की कोशिश की। रमेश को भी उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके बाहर जाकर देखा। आवाज नीचे से आ रही थी। वे दोनों नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि सामने कुर्सी पर वह छोटा बच्चा बैठा है जो सुबह रामसिंह के साथ आया था। उन्होंने समझा कि शायद रामसिंह इसे भूल गया होगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भला कोई अपना बच्चा कैसे भूल सकता है। कविता और रमेश उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उसे अपने कमरे में जाकर सुलाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद रमेश और कविता को भी नींद आने लगी तो वे भी सो गए। रात को उन्हें फिर से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि वह बच्चा बाहर से गायब था। आवाज नीचे से आ रही थी। वे दोनों नीचे उतर कर देखने गए। रमेश और कविता ने देखा कि वह बच्चा फिर से उसी कुर्सी पर बैठकर रो रहा था। दोनों लोग यह देखकर चक्के रह गए। उन्होंने फिर से बच्चे को उठाया और अपने कमरे में ले गए। वह बच्चा अभी भी रो रहा था। अचानक उस बच्चे को जोर जोर से खांसी आने लगी और देखते ही देखते वह खून की उल्टियां करने लगा। सारा बिस्तर खून से रंग गया। वो दोनों काफी डर गए। रमेश पानी लेने के लिए चला गया। कविता ने अपने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो बच्चे सही सलामत सो रहे थे। वह फिर से भागकर अपने कमरे में आए। रमेश भी नीचे से पानी ले आया, लेकिन उन्होंने देखा कि वह बच्चा तो उनके कमरे में नहीं था, वह गायब था। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उनकी बेड की चादर खून से रंग चुकी थी, इसलिए वहां अपने बच्चों के कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह जब रमेश और कविता उठे तो उन्होंने देखा कि वह अपने ही कमरे में लेटे थे और उनकी चादर पर जरा सा भी खून का दाग नहीं लगा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद नीचे से रामसिंह की आवाज आई, साहब उठ जाइए, सुबह हो गई है। रमेश रामसिंह की आवाज सुनकर तुरंत नीचे आ गया और रामसिंह से कहा, वह तुम्हारा बच्चा कहाँ है जिससे तुम अपने साथ यहां लाए थे? रामसिंह ने चौंक कर कहा, कौन सा बच्चा साहब? मेरी तो शादी ही नहीं हुई, ना ही मेरा कोई बच्चा है। अचानक फिर से उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी।